हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह एज यूजुअल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू आप लोग के सामने हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल वर्ल्ड का पहला लेक्चर कवर किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो हमारे लिए नया थी, जैसे यूनिफिकेशन था, रिडक्शनिज्म था, मैक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, मेसोस्कोपिक। तो ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम ऐसी चीज पढ़ेंगे जो हमको आगे वाले चैप्टर्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान जाएंगे। हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज को लेके हमारे पास दो अप्रोच होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। पहला कि अगर उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ला दें तो हमें बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि वाह कितना इंटरेस्टिंग है, हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब हमें समझ नहीं आता है तो हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं और वो हमसे सब्जेक्ट दूर जाने लगता है। तो एक बात याद रखना है, किसी भी सब्जेक्ट को लेके सबके साथ होता है कि हर इंसान का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट से दूर भागेंगे तो सब्जेक्ट हमसे बहुत दूर भागेगा। यही कोशिश करना है कि चीज़ों को समझते हुए पेशेंस के साथ चलना है, टॉपिक्स को समझना है, अपना प्रैक्टिस करके उस पर कमांड बनाना है। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। लास्ट क्लास वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये जितनी आज पढ़ेंगे चीजें वो सारे हमारे आगे वाले सिलेबस में है, लेकिन उससे पहले हम देख तो लें कि ये चीज है क्या। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है बस इसलिए दिया गया है कि हम फिजिक्स से अवेयर हो जाएं, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए इसमें। तो पहला है हमारा कि नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्स होते हैं। तो हमने एक पहली बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ वन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सारे टॉपिक्स जितने हैं हमको आगे चैप्टर्स में मिलेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशनल चैप्टर में मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सब क्लास 12 में मिलेगा, ये भी क्लास 12 में मिलेगा। बट बात आती है कि थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये दोनों को एक साथ उठाएंगे ताकि हम सामने एक ही साथ कंपेयर भी कर ले, फिर इन दोनों को उठाएंगे ताकि कंपेयर भी कर लें और समझ भी लें। एक साइड हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और यहां पे ले लेते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये दो फंडामेंटल फोर्स है, यानी कि जब नेचर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आता है, जिसे न्यूटन सर ने बताया था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमको दो फोर्स मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ILV sin थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी होता है करंट होने की वजह से। तो हम दोनों को पढ़ेंगे और ये जो चीजें हैं पहले से नेचर में है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अब इसकी बात करें तो सीधे हम कंसेप्ट पे आते हैं। तो था क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हमारे पास दो बॉडी है मास m1 की और एक बॉडी है मास m2 की, दोनों आपस में r डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता था एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की if gravitation is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them,
तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा आता था कि इफ ग्रेविटेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव कर दिया तो हमारे पास आया था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आया था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि जब यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्सल फोर्स है, प्लेनेट चेंज होगा वहां अपना लगेगा, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट मूवी की बात करें तो वो देखे थे मिशन मंगल, तो उसमें ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। तो ऐसे चीजें हमको देखनी चाहिए जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो और कुछ समझाती हो। तो ये क्या था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर उसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता था कि इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने इसको कर लिया। अब यहीं पे इसको एक साथ लेके चलते हैं। इसमें मैंने बोला कि दो फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक मैग्नेटिक फोर्स है। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिकॉल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली डिटेल्स में क्लास 12th में है, जो ये कहता था कि इफ इलेक्ट्रिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों r डिस्टेंस अपार्ट हैं, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों r डिस्टेंस है, और उस केस में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, जो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। तो यहां से आया कि इफ इलेक्ट्रिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब मैं इसको रिमूव करता हूं तो F इक्वल इलेक्ट्रिकल इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज आती है मैग्नेटिक फोर्स वाली, जो निकलती है F मैग्नेटिक इक्वल टू ILB साइन थीटा, जहां I क्या है करंट है, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर है और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आती है कि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिए, ये भी Fg इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इलेक्ट्रिकल इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इसकी बात करें और इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, तो क्या बॉडी का मास निगेटिव हो सकता है? तो बॉडी का मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि ये जो फोर्स है हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करती है, बॉडी का मास कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फोर्स हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है तो हम बोलते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के इनवर्सली वेरी कर रहा है तो हम बोलते हैं कि इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻34 जी, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ये k भी होता है, k की वैल्यू k इक्वल टू 1/4πε0। अगर ऐसे देखें तो 9 × 10⁹, जो कि ये क्लास 12 में मिलेगा। तो पहली चीज कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को देखें एक साथ, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। बात आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये अट्रैक्शन भी शो कर सकता है और रिपल्सन भी शो कर सकता है। कैसे? तो हम थोड़ा सा जानते होंगे कि चार्ज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब हमारे पास सिमिलर चार्ज आ जाएगा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन शो करेगा, जब हमारे पास ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी शो कर सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी शो कर सकता है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होता है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ हो चाहे वहां हो, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, शॉर्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको।
ये दोनों में डिफरेंस था। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो जब हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को एक साथ देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आप बताते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑस्टर्न ने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम ये देख रहे थे कि जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। फिर फराडे ने भी आया तो वो बताया कि जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां हम वोल्टेज बना सकते हैं, अगर वोल्टेज बना सकते हैं तो हम करंट ले सकते हैं। तो ये जो दो चीजें दिख रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ले लो या मैग्नेटिक फोर्स ले लो, ये दोनों इनसेपरेबल है। अगर किसी वायर की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फोर्स होगा, और जहां मैग्नेटिक फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां करंट होगी, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट था बेसिकली। ये आता था यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, जो ये कहता था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये बना। अब ये जो पता चला कि ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और ये जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। अब बात मजे की ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कितने भी दूर ऑब्जेक्ट हो, पास हो तब भी लगता है, दूर हो तब भी लगता है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। हमारे पास जितने फंडामेंटल फोर्सेज आएंगे सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जब हम एक चीज हमारे पास ये आती है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो इस ये फोर्स जब अप्लाई होता है तो हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर रहे हैं तो हमको कोई मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर मैं एक छोटा बच्चा खेल रहा है और वो कोई टॉय लेके खींचता है तो वो फोर्स लगाता है थ्रेड के अलोंग, टेंशन क्रिएट करके वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मैं बोलूं कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है। तो क्या इन दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम की जरूरत है ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट कर सके या जनरेट कर सके? तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब बेसिकली देखें थोड़ा सा, अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो M1 M2 है, हम ये सारी चीजें क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डील कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डील कर सकते हैं, क्योंकि कोई बॉडी का मास हमको दिख सकता है, हम इसको लार्ज अमाउंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन डील विथ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब आगे की तरफ आते हैं। ये जितने टॉपिक्स हैं हमको चैप्टर में आगे मिलेंगे, सारे टॉपिक्स हमको मिलेंगे क्योंकि फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। अब तीसरा ले लेते हैं हम, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सा लैंग्वेज है कि अगर न्यूक्लियर की बात आ गया तो थोड़ा सा ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है बहुत छोटा होता है और उसकी स्टडी करना है, एज यू नो इट कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये कहा जाता है कि ये जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इट ऑन इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और हम केमिस्ट्री पढ़ते आए हैं, 10th तक, 9th में भी पढ़े हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है।
और अगर ये सेल बता दें, के सेल, एल सेल, एम सेल, जो भी हो, के एलिमेंट, तो हमको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी एटम के सेंटर पे होता है, वो बहुत छोटा होता है। और कह रहा है कि इस छोटे न्यूक्लियस में जो फोर्स पाए जाते हैं हम उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब बात आती है कि इस छोटे न्यूक्लियस में अगर हम स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन की बात ही छोड़ देते हैं। अब इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के बाहर ना जाए। तो जो फोर्स न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को, प्रोटॉन को प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन को, मतलब एक पेयर में बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर, वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और हमें पता है कि जो ये न्यूक्लियस है इसकी साइज बहुत छोटी होती होगी, तो इसका रेंज बोला जाता है कि इसका रेंज अप टू 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। ठीक है, इसका रेंज बहुत छोटा होता है। अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, तो उसका जो साइज जाएगा वो माइनस में ही जाएगा। और सिंस ये छोटी साइज के साथ डीलिंग हो रही है तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये न्यूक्लियस इतना छोटा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब इस न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहते हैं, तो इस छोटे डिस्टेंस में अगर इन सबको बाइंड करके रखना होगा तो बहुत फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, ताकि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर जाए नहीं और जाते भी नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियर फोर्स से, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कोई मतलब नहीं है, इसका काम है चक्कर लगाना, ये चक्कर लगाएगा। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रेंथ। अब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो थोड़ा सा टिपिकली ये दिख रहा है कि ये भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक चार्ज टाइप का होता ही है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालें एफ कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं Q1 की जगह न्यूट्रॉन, Q2 की जगह प्रोटॉन रख लेता हूं, और हमें पता है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, और जब हम डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और छोटा आएगा, और उससे किसी बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो ये कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है हमारे चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि हम ये अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि इसमें बहुत न्यूट्रॉन है, बहुत प्रोटॉन है। अगर दो को पकड़ लो तो वो दो के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? बहुत कम डिस्टेंस होगा, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो तो और छोटा हो जाएगा, और जब हम उसको इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारी जो मैग्नीट्यूड आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो बहुत ज्यादा आएगी। तो ये कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात आती है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमारे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, और यही रीजन है कि इसकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्टेबिलिटी या एटम की स्टेबिलिटी इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। अब इस पे आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स पे। जब वीक न्यूक्लियर की फोर्स की बात करेंगे तो ये एलिमेंट्री प्रोसेस में पार्ट लेता है। जैसे कोई न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है, तो जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं। तो जब हमारे पास बीटा डीके होती है, हम पढ़ेंगे क्लास 12 में कि अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा रेडिएशन, ये सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कह रहा है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो बीटा डीके में होता है। जब हम रेडियो एक्टिव इमिशन पढ़ते हैं तो ये तीनों प्रोसेस होते हैं,
अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा रेडिएशन, जो कि क्लास 12th के सिलेबस में है, और हम बस यहाँ पे इससे फेमिलियर हो जाते हैं कि क्या है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है जो बीटा डीके में पार्टिसिपेट करता है, और ये एलिमेंट्री होता है। एलिमेंट्री फोर्स अट्रैक्शन होता है या जो भी हो, तो ये बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। और एक चीज आती है कि ये जो होता है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक पहला एक न्यूट्रिनो, एक एंटी न्यूट्रिनो। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच लगता है। और एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो क्या होता है, तो एक ऐसा चार्ज, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है जिसके पास कोई रेस्ट मास जीरो हो और चार्ज भी जीरो हो, तो उसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, जो कि हमारा क्लास 12 का सिलेबस है। तो हम इसको जहाँ यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं खींचेंगे। तो हमारा मेन काम था कि इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उससे फैमिलियर हो जाना है कि हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फिजिक्स क्या होती है। तो फिजिक्स वो साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम फिर वो नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसने बोला कि फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें, एक है यूनिफिकेशन, एक है रिडक्शन। फिर हमने माइक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक पढ़ा था। और उसके बाद हमने बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि हमारी साइंस पहले कहाँ थी, आज कहाँ पहुँच गई है। तो ये सारा हमारा साइंस का देन है, ताकि हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब एक टॉपिक है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। और आज हमने फंडामेंटल में बस पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब एक चीज आती है उसको देख लेते हैं, वो भी हमारे पास चैप्टर के साथ आती जाएगी, लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर में दिया है तो थोड़ा सा डील कर लेते हैं उसके साथ। अब वो टॉपिक क्या है, फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे लॉ जो इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे जितने लॉ हैं हम सबको डिस्कस करते हैं फिजिकल लॉ के अंदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमको पहले से पता है। अब उसको अगर देखना है तो हम पहले एनर्जी को देख लें। तो हमारे पास बहुत एनर्जियां होती हैं। एक हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, बहुत सारे एनर्जी हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी created nor destroyed. It can be transferred from one form to another. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना बनाई जा सकती है, बस ये ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर हम बोले कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसी और एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है लाइट एनर्जी में, तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। जैसे हम बैटरी से बल्ब जलाते हैं तो बैटरी में जो रिएक्शन होता है, जो एनर्जी होता है, वो केमिकल एनर्जी होता है। जब हम बल्ब ग्लो कराते हैं तो वो लाइट एनर्जी होता है। तो इंटर कन्वर्टेबल है, वो चेंज हो जाता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चाहे हीट एनर्जी की बात करो, चाहे केमिकल एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी, चाहे साउंड एनर्जी, एनर्जी खत्म नहीं होती है। और
बस वो ट्रांसफर होती रहती है। इसी के केस में सर आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको बोलते थे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। आइंस्टीन सर ने एक इक्वेशन दिया था कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, रियलिस्टिक जिसको बोलते हैं रियलिस्टिक एनर्जी भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या कहता है कि एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर देखें कैसे, तो अगर हमें मास निकालना होगा तो E अपान सी स्क्वायर, जो क्या कहता है कि अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आप एनर्जी जो है उसको लाइट की स्पीड की स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और लाइट की स्पीड पता ही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो पता और कितना आएगा। तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल चला जाता है, लेकिन सर आइंस्टीन ने दिया है कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल इन नेचर होते हैं। तो हम उसको भी यहाँ देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब ये आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कब होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई नहीं करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। सेम वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इस चैप्टर में बस ये था कि हमें जो टॉपिक्स मिले थे उससे अवेयर होना था, और आज हमने जितनी चीजें पढ़ी है वो हमारे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आती जाएंगी। थैंक्स।